हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 अप्रैल 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज के न्यूज़पेपर में हम जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को उनके घर जाने की इजाज़त दे दी गई है, यानी कि सशर्त इजाज़त दी गई है, उस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। इस पूरी न्यूज़ पर एडिटोरियल पेज में एक पूरा आर्टिकल लिखा गया है, उस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र की राह पर अब गुजरात भी चल पड़ा है, यानी कि वहाँ सबसे ज़्यादा अब संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ ही हम बिजनेस पेज, एडिटोरियल पेज, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल सभी पेजों को इन न्यूज़ों के साथ कवर करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स के तौर पर रख सकते हैं। और करंट अफेयर्स का वीडियो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड्स किया जाता है। उसके बाद रात में 8 बजे एक टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, आप उस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। 4 नेशनल न्यूज़ हैं हमारी इंपॉर्टेंट। पहली है प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों की होगी घर वापसी। लॉकडाउन के कारण दूसरे शहरों व राज्यों में फंसे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ऐसे लोगों को अपने गांव घर जाने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्यों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि फंसे मजदूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों आदि को बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। बसों को अच्छी तरह सैनिटाइज किया जाएगा और लोगों को बैठने में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जहां लोगों को एक से दूसरे राज्य में जाना होगा, वहां दोनों राज्य आपसी समन्वय से कदम उठाएंगे। इसके लिए नोडल अधिकारियों के जरिए ऐसे लोगों को एक राज्य से भेजा जाएगा और दूसरे राज्य में उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में 2 जगह सबको स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से गुजरना होगा और 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो रहा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के प्रसार की समीक्षा में सामने आया है कि लॉकडाउन से बहुत अच्छे नतीजे मिले हैं। 4 मई से कई जिलों में छूट के लिए जल्द नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उससे पहले ही केंद्र सरकार ने फंसे लोगों की वापसी को लेकर अहम फैसला ले लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वापसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्यों को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। वापसी चाहने वाले सभी लोगों का पंजीकरण कराना होगा, यानी ऐसे लोगों की पूरी जानकारी रखनी चाहिए। वापसी की प्रक्रिया शुरू होने के पहले सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे सिर्फ उन्हें ही इजाजत दी जाएगी। और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इस न्यूज के, वो देख लेते हैं। राज्यों की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। वापस जाने के इच्छुक लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रवानगी से पहले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। पात्र लोगों को बसों के जरिए संबंधित गंतव्य भेजा जाएगा। पहुंचने के बाद पुनः सबकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। 14 दिन तक सभी को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। सबको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा जाएगा। और इसमें एक न्यूज़ दी गई है कि पंजाब सरकार ने कर्फ्यू 3 से बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया है। कर्फ्यू में आंशिक छूट देते हुए मुख्यमंत्री ने गुरुवार से रोज 4 घंटे की ढील देने की घोषणा की है। और जिस तरीके से पंजाब ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, आगे आने वाले समय में और भी राज्य लॉकडाउन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नहीं रहे अभिनेता इरफान खान। अपनी अदायगी से किरदार को जीवित करने वाले अभिनेता इरफान, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों के लिए कहा जाता है कि अफसाने कहती हैं कि बुधवार को सदा के लिए बंद हो गई। मंगलवार को कोलन संक्रमण की वजह से उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। बुधवार सुबह उनकी दुनिया से रुखसत होने की खबर आई है। दोपहर 3 बजे उन्हें सुपुर्दे खाक भी कर दिया गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शोक व्यक्त किया है।
अपनी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम का ट्रेलर रिलीज होने के वक्त एक ऑडियो मैसेज जारी कर मूल रूप से जयपुर के इरफान ने कहा था, मेरे शरीर के अंदर अनवांटेड मेहमान बैठे हैं, उनसे वार्तालाप चल रही है, देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। शनिवार को जयपुर में उनकी अम्मी सईदा बेगम का भी इंतकाल हो गया था। इरफान के परिवार में पत्नी सुतापा सिकंदर और दो बेटे बाबिल और अयान हैं। इरफान को वर्ष 2012 में नई दिल्ली में हुए जागरण फिल्म फेस्टिवल में पान सिंह तोमर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कोरोना को थामने में कई राज्य हो रहे सफल, यह है हमारी नेक्स्ट न्यूज। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों को छोड़ दें तो बाकी देश में कोरोना के हालात में तेजी से सुधार के संकेत मिल रहे हैं। हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या से कहीं ज्यादा हो गई है। उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़ तो रही है, लेकिन ठीक मरीजों की संख्या को निकाल दें तो एक्टिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की दर थमने लगी है। 15 अप्रैल को देश में कुल 170 जिले रेड जोन में थे, अब उनकी संख्या कम होकर 129 रह गई है। इसी तरह नए मरीज मिलने से ग्रीन जोन जिलों की संख्या 325 से घटकर 307 हो गई है, जबकि ऑरेंज जोन वाले जिलों की संख्या 207 से बढ़कर 297 पहुंच गई है। भारत में ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत ज्यादा है और यह लगभग 24% पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार संक्रमितों की संख्या लॉकडाउन से पहले जहां 3 से लेकर 3.25 दिन में दोगुनी हो रही थी, वहीं अब 10.2 से लेकर 10.9 दिन में दोगुनी हो रही है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में फिलहाल केरल, हरियाणा और तमिलनाडु सबसे आगे हैं। केरल में 486 मरीजों में से 359 स्वस्थ हो चुके हैं, 4 की मौत हुई है और केवल 123 एक्टिव केस ही बचे हैं। इसी तरह से हरियाणा में अभी तक कुल 310 मरीजों में से 209 स्वस्थ हो चुके हैं, 3 की मौत हुई है। राज्य में एक्टिव मरीज 98 बचे हैं। तमिलनाडु में कुल 2058 मरीजों में से 1168 स्वस्थ हुए हैं और 25 की मौत हो गई है और अब वहां पर 865 एक्टिव केस ही बचे हैं। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे लिए महाराष्ट्र की राह पर गुजरात, 4000 से ज्यादा संक्रमित। महाराष्ट्र एक बार फिर बुधवार को एक दिन में देश में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले में सामने आया है और राज्य में संक्रमितों की संख्या 10,000 के करीब पहुंच गई है। 32 लोगों की मौत भी हुई, जो एक दिन में मरने वालों की सबसे बड़ी संख्या है। गुजरात भी महाराष्ट्र की राह पर है। पिछले 10 दिनों में एक बार फिर सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए और राज्य में 4000 से ज्यादा संक्रमित हो गए हैं। करीब 200 लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली सूचनाओं के मुताबिक करीब 1300 नए मामले सामने आए हैं और 60 लोगों की मौत भी हुई है। संक्रमितों की संख्या 32,000 से ज्यादा हो गई है और 1050 से ज्यादा की जान जा चुकी है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस महामारी से अब तक 1008 लोगों की मौत हुई है और 31,787 लोग संक्रमित हुए हैं। तो ये नेशनल पेज की हमारे लिए इंपॉर्टेंट 4 न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बिजनेस पेज में हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। पहली न्यूज है यूरोप में इटली के बाद सबसे ज्यादा मौतें। ब्रिटेन यूरोप में इटली के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। बुधवार को जारी नए आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 4,419 बढ़ गई है। इसमें नर्सिंग होम में हुई मौतों को भी शामिल किया गया है। दुनिया भर में इस महामारी से 2,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 31,87,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। करीब 10 लाख लोग अभी तक पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि ज्यादा अमेरिका में अब तक
60,000 से ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। 10,48,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं अमेरिका में। नए आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में अब तक 26,097 लोगों की मौत हुई है। यूरोप में इससे ज़्यादा सिर्फ इटली में अब तक 27,682 लोगों की जान गई है। ब्रिटेन में 1,60,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। इस बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा है कि उनके देश में एक दिन में 73,000 से जांच की क्षमता है। ब्रिटेन के बाद फ्रांस में मरने वालों की संख्या 24,087 हो गई है। बुधवार को 427 लोगों की जान चली गई है। इटली में बुधवार को 323 लोगों की मौत हुई है और 2,086 नए मामले सामने आए हैं, जबकि मंगलवार को 382 लोगों की जान गई है और 2,091 नए मामले सामने आए हैं। रूस में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के करीब 6,000 नए मामले सामने आए हैं। इनसे देश में संक्रमितों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई है। 24 घंटे में 108 लोगों की मौत के बाद देश में जान गंवाने वालों की संख्या 972 हो गई है। बिगड़ते हालात के कारण मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लॉकडाउन को 2 सप्ताह बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने देशवासियों को चेतावनी देते हुए कहा, स्थिति बहुत गंभीर है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। चीन में सुधरे हालात, 22 से बुलाया संसद सत्र, यानी 22 मई से। कोरोना महामारी का कहर पूरी दुनिया पर बरस रहा है, लेकिन जिस चीन से इसकी शुरुआत हुई है वहां हालात बहुत तेजी से सुधर रहे हैं। छोटे व्यवसाय खुलने के साथ ही सरकारी कामकाज भी शुरू हो गया है। 22 मई से संसद का वार्षिक सत्र बुलाया गया है। पहले यहाँ 5 मार्च से यह शुरू होना था, लेकिन महामारी के चलते इसे स्थगित करना पड़ा था। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक देश की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति की बैठक में 22 मई से सत्र शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सलाहकार संस्था द चाइनीज पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कांग्रेस का वार्षिक सत्र 21 मई को राजधानी बीजिंग में आयोजित होने की संभावना है। ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज है हमारे लिए। पहली न्यूज है इंफ्रा के लिए विशेष वित्तीय संस्था बनाने का सुझाव। सरकार के सामने एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए एक विशेष वित्तीय संस्थान के गठन का सुझाव है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार होती है या नहीं, यह बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए उपजा है कि तकरीबन 2.5 दशक पहले इस तरह के गठित वित्तीय संस्थानों आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई का स्वरूप बदलकर उन्हें बैंकिंग कारोबार करने वाले संस्थान में बदल दिया गया। लेकिन अब सरकार ने अगले 5 वर्षों में 111 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करने की योजना बनाई है। तो इन परियोजनाओं को भारी भरकम वित्तीय संस्थान जुटाने के लिए स्पेशल वित्तीय संस्थान बनाने का सुझाव सामने आया है। यह सुझाव नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का खाका तैयार करने के लिए गठित कार्यदल के वित्त मंत्रालय को दिया है। कार्यदल ने बुधवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी है। यह माना जाता है कि सामान्य बैंकिंग कंपनियों से इतनी बड़ी परियोजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था नहीं हो सकती है। एनआईपी पर कार्यदल की तरफ से जो रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपी गई है, उससे साफ है कि अगले 5 वर्षों तक सड़क, पोर्ट, रेलवे, पावर जैसे सेक्टर से जुड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का सबसे ज्यादा जोर होगा। नेक्स्ट न्यूज है ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बनेगा भारत। कोविड-19 के बाद के काल में भारत को विश्व सप्लाई चेन का प्रमुख हिस्सा बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कवायद शुरू कर दी है। इस दिशा में बुधवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सभी निर्यात क्षेत्रों के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ अहम बैठक की है। निर्यातकों को गोयल ने भरोसा दिया है कि सरकार उन्हें हर संभव मदद देगी। विश्व व्यापार संगठन के निर्देशों के तहत निर्यातकों को
हर प्रकार के जायज इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। गोयल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से कहा है कि आने वाले समय में विश्व की पूरी सप्लाई चेन बदलने जा रही है। भारत इस सप्लाई चेन का प्रमुख हिस्सा बन सकता है और वैश्विक व्यापार में भारत अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा सकता है। उन्होंने निर्यात समूह से कहा कि उन्हें अपनी खासियत को पहचानकर उसके मुताबिक योजना तैयार करनी चाहिए। मंत्रालय दुनिया के बाजार में तत्कालीन जरूरतों की चीजों को पहचान कर उसके निर्यात पर फोकस की तैयारी में जुट गया है। गोयल ने कहा है कि फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि कई देशों में खाद्य पदार्थों की कमी हो गई है। ऐसे में कृषि और प्रोसेस्ड फूड के निर्यात के अच्छी संभावना निकल सकती है। इस साल देश में बम्पर रबी उत्पादन से देश में खाद्य पदार्थों की बहुलता है और अगले महीने लॉकडाउन के जारी रहने व उत्पादन के सुचारू नहीं होने पर निर्यात के 20% ऑर्डर किसी अन्य देश को शिफ्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, बैंकों का ही होता है राइट ऑफ का अंतिम फैसला। फंसे कर्ज या एनपीए को लेकर आरबीआई ने कोई ठोस नियम नहीं बनाए हैं, बल्कि इस बारे में अंतिम फैसला करने की जिम्मेदारी बैंकों के ऊपर छोड़ रखी है। जब भी एनपीए ज्यादा होता है तब बट्टा खाते में डालने वाली राशि भी ज्यादा होती है। 2009 और 14 के बीच 1,45,226 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टा खाते में गया। वर्ष 2010-11 के बाद से ही बैंकों का एनपीए बढ़ना शुरू हो गया था और इसके साथ ही बट्टे खाते में डाली जाने वाली राशि भी बढ़ने लगी थी। यही कारण है कि 2014-19 के दौरान 6,24,210 करोड़ रुपए बट्टा खाते में गया है। बैंकिंग सूत्रों के मुताबिक राइट ऑफ करने को लेकर आरबीआई के नियम बेहद उदार हैं। इसमें केंद्रीय बैंक ने सिर्फ उधार तय किया हुआ है और तकनीकी तौर पर किसी खाते की कितनी राशि को बट्टा खाते में डालना है, इसका अंतिम फैसला बैंक बोर्ड ही करता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था में यह सर्वमान्य नियम है। तकनीक तौर पर बकाया राशि को बट्टा खाते में डालना बैंकों की वित्तीय सेहत को देखते हुए भी जरूरी है। बकाया राशि को राइट ऑफ करने का मतलब यह नहीं हुआ कि उस खाता धारक से कर्ज वसूली नहीं होगी। इसका बड़ा उदाहरण नीरव मोदी है, जिसकी बकाया पूरी राशि 13,473 करोड़ रुपए पीएनबी बट्टा खाते में डाल चुका है, लेकिन वसूली के लिए बैंकों से लगातार कोशिशें चल रही हैं। तो ये बिजनेस पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 न्यूज आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है कृपा से मिली यहां पर होगा सत्ता। कृपा से मिली सत्ता की कीमत। ये उद्धव ठाकरे को ये जाहिर सी बात है, सत्ता जो है वो दया पर मिली है, क्योंकि महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, यानी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और इन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से मिलकर सरकार बनाई है। और वैसे भी उद्धव ठाकरे के पास अभी कोई अनुभव नहीं है इस पद का। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह द्वारा। दूसरा आर्टिकल है अभिनय की दुनिया का अनूठा सितारा। 53 वर्ष की आयु में ही इरफान खान की मृत्यु हो गई है और ये कला जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है पटकथा लेखिका अद्वैता कौल द्वारा। तीसरा आर्टिकल है राहत देने वाला फैसला। जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों, छात्रों को अपने राज्यों में, अपने घरों में लौटने वापस जाने का निर्देश दे दिया गया है, यानी उन्हें सशर्त निर्देश दिया गया है, तो ये एक राहत की खबर है और इसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। तो हम अपने पहले आर्टिकल पर आते हैं। कृपा से मिली सत्ता की कीमत। देश के उन बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और महान अफसरों की तलाश है जो एक भारत विरोधी संपादक के घर एक राज्य की पुलिस के जाने को मीडिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनतंत्र पर खतरा बता रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं को पुलिस की मौजूदगी में पीट कर हत्या करने के लिए सामान्य बात है। इस घटना पर उनका रवैया ऐसा है
जैसे जो हुआ ठीक हुआ। आतंकियों को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा आधी रात को खुलवाने वाले बुद्धिजीवी और कांग्रेस वकील कान में तेल डालकर सोते रहे। उद्धव ने साधुओं की हत्या के मामले में मजबूरी में कार्रवाई की है। उनकी खींच निकली बुलंदशहर में दो साधुओं की हत्या पर। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन किया क्योंकि योगी ने पालघर की घटना पर उनसे बात की थी। एक बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री सामान्य ज्ञान की यह बात समझने में असमर्थ रहा कि रंजिश में हत्या और पुलिस की निगरानी में कई लोगों 100 लोगों द्वारा दो साधुओं की हत्या, इनमें ड्राइवर की हत्या में फर्क होता है। और ये पूर्वाग्रह यानी कि आप एक द्वेष ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो योगी की छवि है, आदित्यनाथ योगी की, वो एक कट्टर हिंदूवादी की छवि है। और पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई थी, वो साधु अपने गुरु की मृत्यु पर उनके दर्शन के लिए जा रहे थे और उसमें 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने उन्हें थाने से घसीटकर, पुलिस से छीनकर या फिर पुलिस वालों ने उन्हें उस भीड़ के हवाले कर दिया जो उन्हें मारने पर उतारू थी, और उन्होंने लाठी डंडे से दो साधुओं की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे को फोन किया था और इस पूरी प्रक्रिया पर संज्ञान लेने को कहा था। उसके बाद बुलंदशहर में दो साधुओं की हत्या हुई। क्योंकि ये जो हत्या हुई है वो सिर्फ और सिर्फ आपसी रंजिश में हुई है, आपसी विवाद में हत्या हुई है। इसे किसी तरीके से सांप्रदायिक रूप नहीं दिया जा सकता। लेकिन उद्धव ठाकरे, जिन्हें ना तो सत्ता का अभी अनुभव है और ना इस बात का अनुभव है कि हत्या और एक भीड़ द्वारा हत्या में क्या अंतर है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को फोन किया और उनसे बुलंदशहर में मारे गए साधुओं के हत्यारों पर कार्रवाई के लिए बोला है। तो ये दोनों ही बातें एक तरीके से अपराध है, लेकिन अगर दोनों के अपराध का जरिया देखा जाए तो वो भिन्न है। नेक्स्ट इस पॉइंट पर, इसमें आते हैं, आर्टिकल पर आगे बढ़ते हैं। अर्नब से पुलिसिया पूछताछ पर यह भी कहा जा रहा है कि भाई पुलिस है, किसी से भी पूछताछ कर सकती है। बात तो ठीक है, लेकिन दो तथ्यों पर गौर करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को हिदायत दी थी कि 3 हफ्ते तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 12 घंटे थाने में बैठाकर रखना उत्पीड़न नहीं है। यह कहने वाले याद रखें कि किसी दिन यही बयान उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, अर्नब शिकायत करता है उन पर हमला हुआ था। उन पर हमला करने वाले कांग्रेसी 2 दिन में जमानत पर छूट गए क्योंकि मुंबई पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। करती भी कैसे, हमलावर सोनिया जी के कार्यकर्ता थे और उद्धव ठाकरे की सरकार में उन्हीं की कृपा से चल रही है। अर्नब के खिलाफ जो 200 एफआईआर दर्ज हुए हैं, वे इसलिए दर्ज हुई हैं क्योंकि सोनिया जी का नाम लेने की हिम्मत की है। जो सोनिया जी का नाम लेगा उसकी हिम्मत तोड़ना और सबक सिखाना जरूरी है। वास्तव में दरबारी कांग्रेसियों की आंखें सोनिया जी की विराटता देखते ही इतनी आदी हो चुकी हैं कि उन्हें सूक्ष्म दिखता ही नहीं है। आज जिस तरह की पत्रकारिता और खासकर टीवी पत्रकारिता हो रही है, उनमें कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी कमीज दूसरे से ज्यादा सफेद है। कोई लुटियन मीडिया की बात करता है तो कोई गोदी मीडिया की। अपना अपना एजेंडा चलाने का समय चल गया है। अब अपना अपना एजेंडा बेचने का समय है। पत्रकारिता का प्रमाण पत्र बांटने का धंधा तेजी पर है। क्षण भर में घोषणा हो जाती है कि फला को तो मैं पत्रकार मानता ही नहीं। अगर आज की आप पत्रकारिता देखें तो इस तरीके से एग्रेसिव होकर बोला जाता है कि मतलब जैसे अगर कोई कांड हुआ है तो वो उनके स्टूडियो में ही हुआ है और वो बिल्कुल उनके सामने लाशें पड़ी हुई हैं। या फिर अगर डिबेट कराई जाती है तो इस तरीके से डिबेट कराई जाती है कि जो दोनों पक्ष हैं या 3 पक्ष हैं वो आपस में भिड़ जाएं ताकि उनकी टीआरपी बढ़ सके। उनके मुद्दे कुछ होते हैं, बहस कुछ और हो रही होती है, और जो प्रवक्ता आते हैं उनसे ज़्यादा एंकर चिल्लाते हैं और किसी ना किसी तरीके से वो एक पक्ष जरूर लेते हैं। तो ये ठीक नहीं है आज की पत्रकारिता में, क्योंकि पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। जो पत्रकारिता होती है वो चौथा स्तंभ राष्ट्र का बोला जाता है। अगर उसमें ही भेदभाव होगा तो जाहिर सी बात है राष्ट्र का
स्वच्छ निर्माण हो पाना संभव नहीं है। जो वर्ग अर्नब के खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार की पुलिसिया कार्रवाई से खुश हो रहा था, वह विरोधी विचारधारा वाली सत्ता का मार्ग सुगम कर रहा है, एक नजीर पेश कर रहा है। इस वर्ग में अभी तो पुलिस के घर पहुंचने पर ही हाहाकार है। जब थाने बुलाया गया तो 12 घंटे ही पूछताछ होगी, यह जरूरी तो नहीं। यह वर्ग अर्नब से हिसाब किताब बरकरार या बराबर करने या उन्हें गिराने के चक्कर में पूरे मीडिया जगत के लिए खतरे को घर के दरवाजे पर ले आया है। नेक्स्ट है अभिनय की दुनिया का अनूठा सितारा। इरफान खान ऐसे अभिनेता थे जो जटिल भूमिकाओं को भी सहजता से निभाते थे और साधारण को भी असाधारण बना देते थे। उनकी इसी खूबी के चलते उनके द्वारा अदा किए गए किरदार सिनेमा इतिहास की धाती हैं। रुपहले पर्दे पर उनकी मौजूदगी इतनी सम्मोहक थी कि यदि आप उनसे मिले तो उनके सुदर्शन व्यक्तित्व पर मोहित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन इसमें आर्टिकल जो जिन्होंने लिखा है अद्वैता कौल, वह कहती हैं कि मेरी उनसे एक ही बार मुलाकात हुई। यह करीब 7 साल पुराना वाक्य है। रोबिले हीरो और गहरी भूरी आंखों वाला उनका यह अवतार देखकर हैरत हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्दे पर उन्हें आम आदमी सरीखी भूमिकाएं निभाते ही देखा गया है। वही शख्स असल में किसी वास्तविक नायक जैसे व्यक्तित्व का स्वामी निकला। औपचारिक अभिवादन हुआ। अपने काम की प्रशंसा सुनकर वह विनम्रतावश कुछ असहज हो गए। उनका एक बयान बहुत चर्चित हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि वह नहीं जानते थे कि खुद की मार्केटिंग कैसे की जाती है और अगर इससे कुछ मदद मिले भी तो वह खुद भी कभी उससे नहीं झिझकेंगे। अपनी अभिनय यात्रा की शुरुआत के लिए उन्होंने जयपुर से विदाई ली, नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी एनएसडी में दाखिला लिया, अभिनय की बारीकियां सीखी, फिर टेलीविजन में काम तराशने का सिलसिला शुरू हुआ। उस भंवर जाल में वह दशक भर फंसे रहे। बड़ा पर्दा इशारे तो कर रहा था लेकिन राह स्पष्ट नहीं थी। तब ऐसा ही पड़ाव आया जब वह अभिनय को अलविदा करने के बारे में सोचने लगे। इस बीच आतिश कपाड़िया एक ब्रिटिश फिल्म वॉरियर का निर्देशन कर रहे थे और उसमें इरफान को काम मिला। संयोग से फिल्म की कहानी भी एक ऐसे योद्धा की थी जो अपनी तलवार की खूंटी पर टांगने की कसमकस में था। इस फिल्म के बाद इरफान ने अभिनय की दुनिया में टिके रहने का फैसला किया। यह फिल्म ब्रिटेन की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में ऑस्कर में भेजी गई। हालांकि उसे ऑस्कर तो नहीं मिला लेकिन प्रतिष्ठित वाफ्टा अवार्ड जरूर उसमें उसके हिस्से में आया। इरफान 2018 में दुर्लभ किस्म के एक कैंसर की चपेट में आए और कोई होता तो हिम्मत हार बैठता, लेकिन उन्होंने जीवटता के साथ बीमारी से लड़ने का फैसला किया। इस बीमारी से संघर्ष की इस दास्तान को उन्होंने कभी कभी खुशी और कभी गम के तौर पर परिभाषित किया। उनका कहना था कि इस बीमारी ने उन्हें चकाचौंध से बचना और जीवन के मूल तत्वों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया है। यह वह बात है जिसे आज हम सब कोरोना के कहर का सामना करते हुए अनुभव कर रहे हैं। अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के सिलसिले में संयुक्त अरब अमीरात के एक अखबार से बात करते हुए उन्होंने इन पंक्तियों का उल्लेख किया था। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। जब आप अपने निधन के बारे में पढ़ रहे होंगे जब आप उनके निधन के बारे में पढ़ रहे होंगे तो इसे एक विदाई गीत के रूप में महसूस करेंगे। इरफान ने कभी कहा था कि यह कविता गुनगुना सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, लेकिन शायद उन्होंने अपने को कम करके आंका था क्योंकि सिनेमा के पर्दे पर उनका अभिनय महान कवियों की अमर रचनाओं जैसा न भूलने वाला कविता की तरह था। नेक्स्ट आर्टिकल है राहत देने वाला फैसला। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों की विभिन्न शहरों में रुके और थमे कामगारों के साथ पर्यटकों और छात्रों को कुछ शर्तों के साथ उनके घर गांव ले जाने की अनुमति देकर लाखों लोगों को एक बड़ी राहत दी है। ऐसे किसी फैसले की प्रतीक्षा ही की जा रही थी क्योंकि कई जगह कामगार बेचैन हो रहे थे और कहीं कहीं तो वे यह मांग भी कर रहे थे कि उन्हें उनके घर गांव जाने दिया जाए।
इनमें से कुछ तो लॉकडाउन के चलते कोई काम न होने के कारण अपने घर लौटना चाह रहे थे और कुछ फसल कटाई का काम करने के लिए। एक बड़ी संख्या में ऐसे भी कामगार थे जो भावनात्मक संबल के लिए अपने घर गांव जाना चाहते थे। क्योंकि कुछ राज्यों ने अपने यहाँ के मजदूरों छात्रों को लाना शुरू कर दिया था, इसलिए दूसरे राज्यों पर भी ऐसा ही करने का दबाव पड़ रहा था। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कामगारों छात्रों आदि को लाने ले जाने के मामले में राज्य सरकारों को कुछ मानकों का पालन करने को कहा है, लेकिन उसे इस पर निगाह रखनी चाहिए कि इन मानकों का पालन वास्तव में हो। न केवल यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कामगारों छात्रों के रजिस्ट्रेशन के साथ उनका स्वास्थ्य परीक्षण उचित तरीके से हो, बल्कि यह भी कि वे क्वारंटाइन अवधि का पालन सही तरीके से करें। इसमें थोड़ी सी भी असावधानी ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के प्रसार का कारण बन सकती है। ध्यान रहे कि अभी तक ग्रामीण इलाके संक्रमण से बचे हुए हैं। हालांकि अपने घर गांव लौटे लोगों की निगरानी आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आसानी से हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस ऐप को ना इंस्टॉल करें। यदि राज्य सरकारें बेहतर तालमेल कर सकें तो ये एक राज्य से कामगारों को ले जाने वाली बसें लौटते हुए दूसरे राज्य के कामगारों को अपने यहाँ फिर ला भी सकती हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, जब तक कोरोना वायरस तब तक ओलंपिक मुश्किल, ये बोला है शिंजो एबे ने। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने कहा कि अगर कोरोना वायरस के कारण उपजी स्थिति ठीक नहीं होती है तो अगले साल भी ओलंपिक खेलों का आयोजन करना मुश्किल हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक इसी साल होने थे, लेकिन कोरोना के कारण इन्हें 1 साल तक के लिए टाल दिया गया है। ओलंपिक से संबंधित सवालों के जवाब में एबी ने कहा कि यह जरूरी है कि खिलाड़ी और दर्शक सुरक्षित महसूस करें और इसके लिए जरूरी है कि वायरस को रोका जाए। हम लगातार कहते आ रहे हैं कि ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन तभी होना चाहिए जब सभी इसमें सुरक्षित होकर भाग ले सकें। अगर कोरोना वायरस नहीं जाता है तो इस तरह से खेल आयोजित करना नामुमकिन होगा। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, प्रवासी मजदूरों छात्रों और पर्यटकों की होगी घर वापसी। जांच के बाद बिना लक्षण वाले लोगों को की होगी वापसी। अभिनेता इरफान खान का निधन। यूरोप में इटली के बाद सबसे ज्यादा मौतें ब्रिटेन में मौतें हुई हैं। नए आंकड़ों के मुताबिक मृतकों की संख्या में 4,419 बढ़ोतरी हुई है। इनमें नर्सिंग होम में हुई मौतें भी शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल सप्लाई चेन का केंद्र बनेगा भारत। बैंकों का ही होता है राइट ऑफ का अंतिम फैसला और इंफ्रा के लिए विशेष वित्तीय संस्था बनाने का सुझाव। ये आज के पॉइंट्स थे और ये आज का पेपर यानी 30 अप्रैल 2020 का राष्ट्रीय संस्करण था, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।